एग्जैक्टली वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज की वेंसडे कॉल में। आज की वेंसडे कॉल जो है वो बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल क्योंकि नॉट बिकॉज इट्स ऑन फेलोप्लास्टी, इसलिए नहीं कि फेलोप्लास्टी पे है, क्योंकि फेलोप्लास्टी पे मैं कॉल जो है 2 बार कर चुका हूँ। 2020 में भी की थी और 2021 में भी करी थी। तो ये तीसरी बार मैं फेलोप्लास्टी की कॉल कर रहा हूँ आज। लेकिन महत्वपूर्ण विशेष इसलिए है क्योंकि आज की जो कॉल है वो कॉन्क्लूडिंग यानी कि आखिरी वेंसडे कॉल है। आज के बाद मैं वेंसडे कॉल्स नियमित तौर पे नहीं करूंगा। हाँ, बल्कि जो है ये कॉल्स जो हैं अब खत्म हो रही हैं। ये जितनी भी कॉल हैं ये आपको मालूम ही है कि ये सारी की सारी उपलब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना? लेकिन उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि जो मैं सिलसिला खत्म कर रहा हूँ ये वेंसडे कॉल्स का, तो ये खत्म ही हो गई, अब आज के बाद कभी कॉल्स नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल करूंगा, कॉल्स आपके चलते रहेंगे। और ये जो काम मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है 2020 में, फरवरी 2020 में मैंने सबसे पहला कॉल किया था। ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर हमारा जो आया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट, टीजीए, उसके ऊपर मैंने सबसे पहला कॉल किया था फरवरी 2020 में। तो लगभग 2.25 साल का समय हो गया। मैं लगातार करता रहा हूँ। इस बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर कि जब टेस्टोस्टेरोन शुरू किया था तो गले में बहुत दर्द था, तो 1 महीने के लिए तब मैंने बंद किया था कॉल। और अभी जो है 1 डेढ़ महीने का ब्रेक अभी हुआ था बीच में, क्योंकि आप सबको पता ही है, थोड़ा-सा चीज़ें थी जिनको डील करना था, जिनको सँभालना था। तो इस वजह से इसके बीच सवा 2 साल इन 2 चीज़ों, 2 बारों को छोड़ कर के कॉल लगातार नियमित रूप से हुई है, हर बुधवार। और उन सब की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध भी हैं ज़्यादातर करके यूट्यूब पे। तो जो भी भाई हैं जो अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते, जाके वहाँ पे वीडियोज़ देखें कम से कम। वीडियोज़ को देखिए, और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आपके 10 में से साढ़े 9 संदेह जो है ना, वहीं के वहीं वीडियोज़ देख के निकल जाएँगे। है ना? जो आप बार-बार सवाल पूछते रहते हो, भैया ये, भैया वो, ऐसा-वैसा ग्रुप में सब, सारे संदेह आपके जो हैं वो दूर हो जाएँगे, सारे के सारे। तो वो आप ज़रूर देखिए। और आज की कॉल, जैसे मैंने बोला कि आखिरी वेडनेसडे कॉल है, आज के बाद नियमित तौर पे वेडनेसडे कॉल्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं जैसे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं जो आपको जीएसी देते हैं, जेंडर अफर्मिंग सर्टिफिकेट, या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आते हैं, हाँ, तो इनको मैं फिर भी बुलाता रहूँगा ताकि आपकी मदद होती रहे। और लगातार जो है मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नए डॉक्टर्स जो हैं उनसे बात कर सकूँ, उनको आपके लिए अलाइन कर सकूँ, ताकि आप लोगों को कम रेट में, कम परेशानी के साथ जो है आपके काम सारे हो जाएँ, आपको जीएसी मिल जाए, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन शुरू हो जाए और आप लोगों की सर्जरीज़ अच्छे से हो जाएँ। और इसके लिए मैंने जो है सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन भी मैं देता हूँ, है ना? हमारे ग्रुप का, अगर आप हैप्पी ट्रांस मैन ग्रुप के पार्ट हैं, तो या हैप्पी ट्रांस फोक्स अगर वुमेन ग्रुप के भी पार्ट हैं, तो हम आपको जो है ये बना के देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद मिलती है डॉक्टर्स के पास, सर्जन्स के पास। अभी तक मेरी फिलहाल किसी सर्जन से बात नहीं हुई है कि आप लोगों को डिस्काउंट भी देना शुरू करें, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों की सर्जरी जो है वो ईएमआई पे शुरू हो जाए, ताकि जिन भाइयों के पास फौरन पैसा नहीं है देने के लिए, वो कम से कम जो है अपनी सर्जरी करा सकें और फिर धीरे-धीरे अपना जो है पैसा वो पे करते रहें। जैसा कि आप लोग देते रहते हैं, कोई भी चीज़ जब ईएमआई पे खरीदी जाती है, तो हर महीने आप अपनी जो है किस्त दे सकते हैं। तो ये मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ, ये हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना? बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, अमेरिका में, तो हमारे समय का बहुत फ़र्क रहता है। तो कई बार बात नहीं हो पाती, प्लस डॉक्टर सर्जन से जो है बात करना इतना आसान होता नहीं है। वो लोग हमेशा जो है व्यस्त रहते हैं, तो उनके पीछे दौड़ना-भागना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी जारी रखूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँगा या कुछ नहीं, ग्रुप चल रहा है, ग्रुप चलता रहेगा। हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, 800 के करीब लोग हैं इसके अंदर, 800 ट्रांस मेन के ग्रुप में लोग हैं। और करीब-करीब 200 के करीब जो है ट्रांस वुमेन ग्रुप में है। प्लस हमारा जो ये है अ, म रेनबो अलायंस फॉर हेल्थ, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के लिए फ्री सेशंस करवाते हैं।
वो हमारा जो है वो चल रहा है, उसमें 300 के ऊपर लोग हैं, पूरी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, उसमें सिर्फ ट्रांस लोग नहीं हैं, उसमें सब हैं, लेस्बियन, गेज़, बायसेक्सुअल सब लोग हैं उसके अंदर। वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। रोज़ नित नए लोग उसमें जुड़ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भई जो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अलायंस कर सकूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फ्री में सेशंस हों। हुँ। तो यही सब मैं करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये चलता रहेगा ये सिलसिला, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा। और बाकी ग्रुप पे तो आप लोग हैं ही, तो ग्रुप पे जब भी आप सवाल करते हैं या लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने एडमिन्स को ज़रूर टैग करें, हाँ? और एडमिन्स जो हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे बिल्कुल अच्छे से और कभी-कभी ऐसा होता है कई लोग जो हैं नहीं देते हैं, मैं सारे मैसेजेस रोज़ चेक करता हूँ लेकिन फिर भी कभी-कभी हो जाता है कि मैसेजेस मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने वॉलंटियर रखा हुआ है कि भाई किसी का मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। खुशवंत भाई जो हैं हमारे एडमिन भी हैं, वॉलंटियर भी हैं, वो ये बात ध्यान देते हैं कि किसी के जवाब जो हैं वो मिस ना हो, चाहे उन्होंने टैग भी नहीं किया है तो भी। तो वो है अच्छा, तो ये हुई एक बात हमारे ग्रुप्स की और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप हैं सारे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि 256 के ऊपर व्हाट्सएप में लोग नहीं जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप में 800 लोग हैं। तो टेलीग्राम पे ही आपको आना पड़ेगा, तो आज जो भी भाई जुड़े हैं, जो हमारे ग्रुप का भाग नहीं है, मैं उनको भी बोलूँगा कि आप ग्रुप में ज़रूर ग्रुप का ज़रूर भाग बनें। वहाँ पे आपको ऐसे ही उठते-बैठते अगर आप सिर्फ मैसेजेस पढ़ोगे, तो सवालों के जवाब मिल जाएँगे वहाँ पे, है ना? तो 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा कॉल शुरू करने से पहले बहुत-बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो मैं हमेशा बोलता रहता था सामाजिक संदेश या सोशल मैसेज जिसको बोलते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट I keep repeating that. I used to do that every Wednesday, but now, it being like the concluding call, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, वो मैं एक बार बोलूँ ये इस कॉल में, उसके बाद ही जो है वैसे छोटे-छोटे वीडियोज़ जो है मैं बना-बना के डालता रहूँगा, तो उसकी चिंता मत करो। सिर्फ़ वेडनेसडे कॉल्स खत्म हुई हैं, नियमित रूप से करना, लेकिन वीडियोज़ भी पड़ते रहेंगे यूट्यूब पे, नए गेस्ट्स भी आएँगे, सारे कॉल्स होंगे। तो 3 चीज़ें ध्यान रखें बहुत-बहुत। पहला कि अपने आप से प्यार करें, बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना। मैं खुद ये चीज़ नहीं कर पाया हूँ अभी तक। मैं अपने आप को बोलता हूँ, सब समझाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। पता है इतनी फ़नी बात है कि मुझे इतने सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि भैया आपकी वज़ह से ये, आपकी वज़ह से वो, आपकी चलो सर्जरीज़, जीएसी वग़ैरह तो अलग बात है। वो लोग बोलते हैं भैया हमारी ज़िंदगी बदल गई आपकी वज़ह से, हम अपने आप से प्यार करने लगे। और मैं सोचता हूँ मेरे बोलने से ये कर रहे हैं, मैं अपने आप को अभी तक जो है नहीं सिखा पाया। और बहुत-बहुत ज़रूरी है अपने आप को लगातार बोलना क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे ना, जब तक हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक बाहर वाले कैसे करेंगे? एक एक अंग्रेज़ी में चीज़ बोली जाती है वाइब, है ना? वाइब जिसको बोलते हैं हिंदी में मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आता। एक भाव जो दूसरा व्यक्ति देता है। कुछ लोगों को मिलते ही उनकी शक्ल देखते ही ऐसा लगता है अरे बाप रे! इनसे तो दूर ही रहना है ना? कुछ लोगों को देखते ही ऐसा लगता है अरे वाह! कितने अच्छे लोग हैं। तो ये वाइब्स होती हैं। तो आपकी वाइब अगर ये होगी ना कि मैं खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ, तो सामने वाला आपको कैसे पसंद करेगा? खुद सोचो, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को प्यार करें। दूसरा, बहुत ज़रूरी है कि आप महिलाओं का सम्मान करें, है ना? क्योंकि अभी मेरे हाल-फिलहाल में ही मेरे को एक केस आया एनजीओ से उन्होंने बताया मैंने बात भी करी कि लखनऊ में हमारे ट्रांसमैन हैं और वो हमारे ग्रुप का भाग भी थे, तो मैंने उनसे बात करी उन्होंने उनकी शादी-वादी हुई, उन्होंने ट्रांज़िशन पूरा हो गया और शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को रोज़ पीटते थे और उसके बाद जो है एक दिन तो इतना पीटा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। तो एनजीओ वाले पहुँचे सब तो कहते हैं, "अरे! मैं तो अब मर्द हो गया हूँ, मैं तो मार सकता हूँ।" मतलब सोचिए कितनी ज़हालत, कितनी ज़्यादा घटिया मानसिकता है, इतनी ज़्यादा मतलब मैं तो बोल ही नहीं सकता, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। आप खुद महिला शरीर में पैदा हुए, आपको महिला शरीर के संघर्षों के बारे में पता है, उसके बावजूद आप जो है महिलाओं के लिए सम्मान नहीं रखते अपने दिल में, तो इससे बड़ी घटिया बात और कोई हो ही नहीं सकती। और हो सकता है कि महिलाओं का सम्मान सीखने के लिए ही आपकी आत्मा यहाँ पर आई है इस जन्म में, इस शरीर में, ताकि आप महिलाओं का संघर्ष समझ सकें और उनका सम्मान कर सकें। तो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट वुमेन, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट वुमेन। Because the world wouldn't exist without women. A world without men is possible, but a world without women is not possible. So always respect women. बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का आप सम्मान करें, क्योंकि आप खुद महिला शरीर में पैदा हुए हैं। आपको पता है, तो इसलिए
ये मेरा दूसरा संदेश है जो मैं बार-बार वेडनेसडे कॉल्स पे बोलता था। इस तरह की बातें ना करें। क्यों डरते हो? लड़की हो क्या? क्यों शर्म आ रही है? लड़की हो क्या? ये क्या बदतमीज़ी है? ये क्या बात करने का तरीका है? इस तरह से बोला जाता है। इससे यही समझ में आता है कि आपके दिमाग में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, आपकी भी गलती उस लेवल तक नहीं है क्योंकि आपके आस-पास सब लोग उस तरह से बात करते हैं, परिवार वाले, फ्रेंड्स, सराउंडिंग्स, चलो फ़िल्मों में इसी तरह की चीज़ें सुनाई जाती हैं। लेकिन एक जगह पे वो आपकी गलती बनती है जहाँ आपको ये बात पता है कि ये गलत है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं। मत बोलिए ना। फिट होने के लिए, सोसाइटी में फिट होने के लिए गलत चीज़ों का साथ देना ज़रूरी नहीं होता। सो ये मेरा दूसरा संदेश था, महिलाओं का सम्मान करें, ठीक है? तीसरा, सबको अपनाइए, किसी का मज़ाक मत उड़ाइए। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है किसी के बारे में कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है आप सबकी समझ में आते हैं? आप सबकी समझ में आते हैं? लोगों को लगता है अच्छा महिला शरीर में जन्म हुआ लेकिन समझते अपने आप को पुरुष हैं। ये क्या चीज़ हुई भाई? इनका तो दिमाग खराब है। आपको लगता है 10 में से 8 लोगों को ये बात समझ में आएगी? लेकिन फिर भी हम लोगों को प्यार मिलता है ना? हमारे परिवार वाले हमें प्यार करते हैं, हमारे पार्टनर्स हमें प्यार करते हैं। कोई ना कोई ज़िंदगी में एक तो होता है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो मैं हूँ। आपको पता है अभी भाई तो मुझे प्यार करते ही करते हैं, है ना? मुझे एक्सेप्ट करते ही करते हैं, मेरी हर चीज़ के साथ, जो भी मैं हूँ उसके साथ, है ना? तो मैं हूँ आपको प्यार करने वाला, मैं हूँ आपको समझने वाला, मैं हूँ आपको एक्सेप्ट करने वाला। कोई एक व्यक्ति तो ज़िंदगी में होता ही है, तो उसको देखिए, ध्यान रखिए और हर किसी का सम्मान करिए, चाहे लेस्बियंस हों, चाहे गेज़ हों, चाहे बायसेक्सुअल्स हों, चाहे वो पैनसेक्सुअल्स हों, चाहे कोई भी हो, कोई भी, आप सबको अपनाइए और सबको प्यार करिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है? इसी के साथ हम जो है आज की कॉल शुरू करते हैं। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं। तो आज की कॉल हमारी जो है वो फेलोप्लास्टी पर है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम में हम द हैप्पी ट्रांस फोक्स है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग में लिखता हूँ हमारी चीज़ों पे, वो आप कर सकते हैं। आपको अगर मेल करनी है तो आप द हैप्पी ट्रांस फोक्स @gmail.com हमारा जो है, या द हैप्पी ट्रांस हाँ @gmail.com जो है, इसी पे आप कर सकते हैं। यूट्यूब ज़रूर आप जा करके फॉलो करिए क्योंकि मैं बहुत वीडियोज़ डालने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वेडनेसडे कॉल खत्म कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोज़ नहीं पड़ेंगे। यूट्यूब ज़रूर देखिए, आपके 10 में से साढ़े 9 संदेह वहीं खत्म हो जाएँगे। तो वो ज़रूर देखिए और फ़ेसबुक पे आप हमारा हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, हमारा पन्ना है द हैप्पी फोक्स, है ना? और अगर हमारे हैप्पी ट्रांसमैन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सामने देखिए सारी आईडीज़ दी हुई हैं। सबसे बढ़िया बात है टेलीग्राम की कि आपका नंबर कहीं नहीं जाता। आप अपना एक आईडी बना लीजिए और वही सबको दिखता है वहाँ पे, है ना? तो ये आईडीज़ हैं आपके सामने सारी। आप जो है हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जो है हम आज की कॉल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कॉल टुडे ऑन फेलोप्लास्टी। बिफोर आई स्टार्ट द कॉल, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हू डज़ नॉट अंडरस्टैंड Hindi at all? Because the predominant language of the call is Hindi, because most of the audience is Hindi understanding and Hindi comprehending. Is there anyone on the call who doesn't understand Hindi at all? Okay, perfect. Perfect. So in that case, let's start the call and we'll keep it in Hindi. But if there is anyone, सुख जरा ध्यान रखना, अगर कोई आता है जो बोलता है अंग्रेजी नहीं है तो मुझे जरा बता देना लिख करके। और सुख, यहाँ पे टेलीग्राम का जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप है उसका लिंक भी डाल दो। सुख या खुशवंत जो भी दोनों जुड़े हुए हो। अच्छा, तो 2 मिनट रुकिए भाई, ये पहले हटाना पड़ेगा। इसके अंदर से पीपीटी में से मैं ये हटा दूं, नहीं तो ये तो फिर चलता ही रहेगा और कॉल नहीं हो पाएगी। अच्छा, हाँ अब देखो सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही सबको? हाँ ठीक है, ओके। तो बढ़ा रहे हैं आगे फिर हम। फाइनल वेंसडे कॉल अप्रैल 27th 2022, 2 साल, सवा 2 साल के बाद। अच्छा, व्हाट इज फेलोप्लास्टी? भाई फेलोप्लास्टी होता क्या है? सबसे पहले तो देखिए, जब ट्रांसमैन है हम लोग, सब लोग जो है वो
महिला शरीर में पैदा हुए हैं, जन्म हमारा महिला शरीर में हुआ है और हम जो है बहुत मेहनत करके अपने शरीर को जो है वो अपनी ड्रीम बॉडी बनाते हैं, हमको जीएसी लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे टेस्टोस्टेरोन, हमारे हॉर्मोन्स शुरू होते हैं, फिर उसके बाद जो है सर्जरीज होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी सर्जरी होती है टॉप सर्जरी, है ना, सबसे पहली जो होती है। और टॉप सर्जरी पे भी मैं 2 कॉल्स कर चुका हूँ, डीआई के ऊपर भी, कीहोल के ऊपर भी, और उन दोनों का वीडियो जो है वो यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्टर नंदा, डॉक्टर कौशिक के साथ हमारे कॉल हो चुके हैं। डॉक्टर तपेश्वर के साथ भी हुआ है और बाकी और लोगों को भी मैं लाता रहूँगा बीच-बीच में, है ना? और फाइनली जो होती है लास्ट में बॉटम सर्जरी, जिसके 2 भाग होते हैं, मेटोइडियोप्लास्टी या फेलोप्लास्टी। मेटोइडियोप्लास्टी जो है उसपे मैं डिटेल में 2 बार कॉल कर चुका हूँ। अगेन उसका जो वीडियो है वो उपलब्ध है आपके यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है मैंने वहाँ पर दे रखी है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और फाइनली आता है फेलोप्लास्टी, जिसके ऊपर मैं 2 बार पहले कॉल कर चुका हूँ, ये तीसरी कॉल है फेलोप्लास्टी पे। फेलोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि आप के शरीर में से ही कहीं से भी मांस लेकर के, चाहे वो आपकी जंघा से या आपके हाथ से या कोने से, जो मैं आपको अभी बहुत डिटेल में विस्तार में सारा समझाऊँगा आगे कैसे-कैसे होते हैं, किस तरह के प्रकार होते हैं फेलोप्लास्टी के, वहाँ से लेकर के और आपके लिए नया पीनिस तैयार किया जाता है और वो पीनिस जो है फिर उसकी सिलाई होती है नीचे और ज़्यादातर लोग जो है देखिए अपनी-अपनी चॉइस है। कई लोग मेटोइडियोप्लास्टी में ही खुश रहते हैं। देखिए मेटोइडियोप्लास्टी और फेलोप्लास्टी का फ़र्क क्या होता है, ये मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुका हूँ। ज़रा ब बहुत ब्रीफली आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि मेटोइडियोप्लास्टी जो होती है, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेके जब नीचे से क्लिटोरिस आपकी बढ़ना शुरू होती है ना? नीचे बॉटम ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमेन कम्युनिटी में। बॉटम ग्रोथ जब होने लगती है, तो उसी को कोने काट करके और सिल दिया जाता है, तो एक नियो पीनिस मात्र मतलब 1 इंच के अंदर-अंदर होती है वो, छोटी-सी पीनिस जो है आपकी तैयार हो जाती है ना? और उसके अंदर क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि वो सेंसेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो सनसनी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। वो नेचुरल आपकी रहती है क्योंकि वो आपका क्लिटोरिस है ना? तो उसमें आप अगर ओरल सेक्स करते हैं या आप जो है उससे उसके अंदर आप इसका सेक्स टॉय लगा कर के अगर आप सेक्स करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल लाइक नेचुरल फीलिंग रहता है, नेचुरल ऑर्गेज़्म रहता है, बिल्कुल नेचुरल फीलिंग रहती है, ठीक है ना? उसके मुकाबले फेलोप्लास्टी जो है, उसमें इतना ज़्यादा सनसनी नहीं होता है, ठीक है? अगर आप बहुत भाग्यवान हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो हो सकता है बहुत बढ़िया आपकी सेंसेशन उसके अंदर आ जाए। डॉक्टर के ऊपर बहुत चीज़ निर्भर करती है कि कौन-सा सर्जन है, क्योंकि सारे सर्जन्स एक तरीके की सर्जरी नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ से आपने कराई है, क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है फेलोप्लास्टी का। फेलोप्लास्टी की प्रक्रिया जो होती है। अच्छा ये सिसमेन में भी होती है। तो फेलोप्लास्टी जो है इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सर्जरी अमंगस्ट सिसमेन एज़ वेल क्योंकि उनमें जो वो होता है कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं कई-कई जन्मजात स्थिति जो होती है, कभी बहुत छोटी होती हैं या टेढ़ी होती है या जिसको बोलते हैं कि उसमें इरेक्शन नहीं होता, खड़ा नहीं हो पाता है लिंग, तो उन सब के लिए जो है फेलोप्लास्टी कराई जाती है। हाँ, और कई बार उनको अगर चोट-वोट लग जाती है, उसकी वजह से भी सो फेलोप्लास्टी नॉट जस्ट फॉर सिसमेन नॉट जस्ट फॉर ट्रांसमेन, सिसमेन के लिए भी होती है ये। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा आप बताइए फेलोप्लास्टी में होता क्या-क्या है? तो देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि फेलोप्लास्टी एक मल्टी स्टेज प्रोसीजर है, एक बहुमंशित प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं की किस्म शामिल हो सकती है। क्या-क्या होता है उसके अंदर ये देखिए, लिंग का निर्माण, क्रिएशन ऑफ द पीनिस, लेंथनिंग द यूरेथ्रा, है ना? तो मूत्र मार्ग जो होता है उसको लंबा करते हैं क्योंकि मेटोइडियोप्लास्टी के बाद आप खड़े होके पेशाब करने में दिक्कत आती है क्योंकि लिंग बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने बताया कि खाली 1 इंच का होता है। तो अगर आप मेट्रो करा भी लेते हैं, आप खड़े होकर के पेशाब नहीं कर पाएँगे, है ना? मूत्र विसर्जन नहीं हो पाता है। तो इसमें आपका जो है यूरेथ्रा लेंथन किया जाता है, मैं आगे समझाता हूँ डिटेल में कैसे होता है वो। तो वो आप खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे कि सिसमेन करते हैं, क्योंकि उसका लिंग का आकार जो होता है और लंबाई जो होती है वो काफ़ी काफ़ी बड़ी होती है, 4 से 5 इंच, 6 इंच तक भी जो है आप बनवा सकते हैं अपना, है ना? अच्छा इस बार मैंने पिक्चर्स नहीं डाले हैं, पिछले 2 पीपीटीज़ में जो है मैं पिक्चर्स डालता था, वो मैंने नहीं डाले क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा और फिर यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और हमारे माइनर्स जो हैं मैं चाहता हूँ कि वो भी देख पाएँ इसको इसलिए मैंने डायग्राम्स डाले हैं लेकिन पिक्चर्स मैंने नहीं डाली हैं, तो पिक्चर्स अगर चाहिए होंगी तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। अच्छा,
फिर जो ग्लैंसप्लास्टी होती है, जो कि आपकी पेनिस की नोक जो होती है, टिप जो होती है, जो बनाई जाती है ना? वो भी इसका भाग होती है। फिर आपका जो है बॉल्स जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, है ना? उसको बॉल्स भी बोलते हैं, उसको अंडकोश भी बोलते हैं, उसका निर्माण, ठीक है? फिर वेजिनेक्टमी जिसके ऊपर मैं कॉल कर चुका हूँ, आपको पता है। तो वेजिनेक्टमी भी साथ में होती है, रिमूवल ऑफ द वेजाइना, क्योंकि उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती। विदाउट वेजिनेक्टमी फेलोप्लास्टी कैन नॉट हैपन। तो वो इसका भाग होता है। और फिर लास्ट में जो होता है प्लेसिंग इरेक्टाइल एंड टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स, है ना? कि आपका जो इम्प्लांट्स लगाते हैं उसके अंदर, बॉल्स के अंदर और आपकी पेनिस के अंदर, है ना? ताकि वो स्टिफ रह सके, ताकि आप पेनिट्रेटिव सेक्स कर सकें। तो वो जो होता है, ये सब चीज़ें जो हैं फेलोप्लास्टी के अंदर आती हैं। और फेलोप्लास्टी अमूमन तौर पे अगर आप एब्डोमिनल नहीं करा रहे हैं, तो बाकी अमूमन तौर पे जो है 1 से 3 साल का समय लगता है आपका पूरी तरह से फेलोप्लास्टी खत्म होने में। 1 से 3 साल का प्रोसेस है ना? तो अपने डॉक्टर से हमेशा ज़रा बात करें, अपने सर्जन से, उनको समझाएँ आपको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे कई भाई हैं, मैंने बहुत भाइयों से बात करी पहले पीपीटी बनाने से पहले, और पिछली बार तो मैंने एक बार भाई को बुलाया भी था, वो आए भी थे जवाब देने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको दोबारा बुला सकूँ किसी कॉल पे, और आप लोग उनसे सवाल कर सकते हैं फिर। तो देखिए क्या होता है कि आपका अलग-अलग मन होता है, आप क्या चाहते हैं, है ना? तो कई लोग हैं कि भई हमको सिर्फ़ खड़े होके पेशाब करना है। कुछ हैं कि बस हमको बल्ज दिखना चाहिए उसके अंदर ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैठ के ही पेशाब कर रहे हैं या जो भी है। फिर कुछ होते हैं जिनको है कि भई हमें पेनिट्रेटिव सेक्स चाहिए, हमें पार्टनर के साथ ना लिंग घुसा के अंदर भेदन वाला जो है सेक्स करना है। तो आपको क्या चाहिए? कुछ है कि हमको दोनों चाहिए, हमको खड़े होके पेशाब भी करनी है, हमें भेदन सेक्स भी करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपने सर्जन से बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ताकि फिर वो डिसाइड कर सके कि कहाँ से मांस निकाल करके आपका नया पीनिस तैयार करना है ना? अच्छा देखिए, फेलोप्लास्टी लोग कराते क्यों हैं? पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो मेटोडियोप्लास्टी से तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो मात्र 1 इंच, 1 से 3 इंच का होता है। 3 इंच तो बहुत ही कम होता है। 1 इंच के अंदर-अंदर ही लोगों का होता है, तो उससे आप भेदन सेक्स तो कर ही नहीं सकते हो, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसलिए लोग करवाते हैं। फिर आपका फेलस जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप खड़े होके पेशाब कर सकते हैं, बल्ज निकलता है ना? कि कई बार टॉप के बाद ना क्या होता है कि भाइयों को नीचे का डिस्फोरिया बहुत होने लगता है। स्पेशली अगर आप पैंट्स पहनते हैं, जीन्स वगैरह में तो चलो पता नहीं चलता, लेकिन पैंट पहनो तो पता चलता है कि भाई नीचे तो फ्लैट है पूरा। तो उसके लिए लोग करवाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेटोडियोप्लास्टी जो है, क्योंकि नेचुरल क्लिटोरिस होता है, तो सेंसेशन, है ना, जो सनसनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो आपकी बहुत कम होती है फेलोप्लास्टी में मेटोडियोप्लास्टी के बजाय, है ना? और एक बहुत ही नेचुरल लुकिंग जेनिटिलिया बन जाता है। अच्छा, आप देखिए टाइप्स ऑफ फेलोप्लास्टी। फेलोप्लास्टी की कितने तरीके से होती है, कितने तरीके की होती हैं। तो मैंने जो देखी, मैंने कुल मिलाकर के 10-15 जो मैं रिसर्च कर रहा था ये पीपीटी बनाने के लिए, 10-15 तरीके की थी। बाय द वे मेरी पिछली पीपीटी हो गई थी करप्ट। मैंने कल बैठ करके ना 5 घंटे सिर्फ इसी पे काम किया है दोबारा से बनाने के लिए। सो एनीवे क्या कहते हैं कि जो थी मैंने 7-8 तरीके की देखी, किस तरीके की फेलोप्लास्टी होती हैं। उनमें से जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी हैं, सबसे ज़्यादा जो होती हैं, वो मैंने फिर इसमें डाली हैं। तो ये दीज़ ऑप्शंस आर रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, ठीक है? रेडियल अग्रभाग मुक्त प्रालंब हिंदी में। और अच्छा, मैं एक हिंदी में बताना चाहता हूँ, एक एक कन्फेशन है? मेरा कन्फेशन है कि मैं हिंदी में लिखता नहीं हूँ, मैं लिखता सिर्फ़ अंग्रेज़ी में हूँ, और हिंदी के लिए मैं ना ट्रांसलेशन यूज़ करता हूँ गूगल की। तो अगर यहाँ पे कुछ बहुत ही ऊल-जलूल सा लिखा हो या फिर जिसे पढ़ के हँसी आ जाए, तो ज़रा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं हिंदी में लिख नहीं पाता यहाँ पे। एक तो वो भी नहीं है ना, आपको पता ही है कंप्यूटर में हिंदी में लिखना कितना मुश्किल है। अच्छा, फिर अगला है एंटेरोलेटरल जांघ प्रालंब या थाई फ्लैप, ठीक है? देन थर्ड वन इज़ मस्कुलोक्यूटेनियस लेटिसिमस डोर्सी फ्लैप, है ना? थर्ड वाला। सो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आज इन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा जो 5-6 जो मैंने दिए हैं, उनका नाम भी मैं आपको एक स्लाइड पे लिख के बताऊँगा, जिससे कि जो है आप आगे
खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो गूगल पे उनको ढूँढ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, अब इनके फोटोज़ भी दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ से जो है मांस निकाला जाता है पीनिस बनाने के लिए, है ना? तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप क्या होता है? ये 2 स्टेज का टेक्नीक है और इसमें जो है मूत्र मार्ग जो है उसका भी फैब्रिकेशन किया जाता है, तो आप खड़े होकर के पेशाब भी कर सकते हैं, है ना? स्किन जो है जांघ के सामने और बाहरी भाग से तंत्रिकाओं और वाहिकाओं युक्त अपने पेडिकल के साथ त्वचा का उपयोग नए लिंग के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ निकालते कहाँ से हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए, वेजिनेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी एंड ओफोरेक्टमी, इन तीनों पे मैं कॉल कर चुका हूँ और एक नहीं 2-2 बार कर चुका हूँ और इनके जो वीडियोज़ हैं वो भी उपलब्ध हैं आपके यूट्यूब पे, तो वहाँ जाके देख लें आप। ये तीनों जो हैं कम से कम 6 महीने पहले हो जाने चाहिए, ठीक है? जो पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके 6 महीने पहले ये 3 होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेटोइडियोप्लास्टी की तरह नहीं है, फेलोप्लास्टी 1 से 3 साल का समय लगता है करने के लिए और बहुत महँगा प्रोसेस है। मैं आपको अभी बताऊँगा पैसे का, लेकिन आपको कॉस्ट पड़ेगी हिंदुस्तान में एनीवेयर इन बिटवीन 3 लाख से, अगर अच्छे सर्जन के पास जाएँगे 3 लाख से लेकर के 15 लाख तक का इसमें पैसा लगता है। तो अगर आप फेलोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो अभी से पैसा जोड़ना शुरू करिए। बाहर का तो पूछो ही मत। यहाँ तो मेरे ख्याल से कुछ डबल होता है। 36 से लेके 50 लाख के बीच में आधा करोड़ रुपए आपका लग जाएगा अगर आप बाहर जाएँगे तो। लेकिन थाईलैंड में बहुत बहुत सस्ता है। तो थाईलैंड का मैं बताता हूँ आगे आपको कि कैसे कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं, है ना? अच्छा, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फॉल्स फेलोप्लास्टी, ये भी मैंने हर जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, हर प्रक्रिया जो बता रहा हूँ, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको बता रहा हूँ कि फायदे नुकसान क्या है ना? इसका फायदा क्या है कि अच्छा त्वचा रंग रंग मैच हो जाता है, गुड स्किन कलर मैच, ठीक है? फिर इसकी जो गर्थ क्या होती है? मोटाई, जो लिंग की मोटाई होती है ना? वो सेक्स के समय कई-कई लड़कियों को जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। कि ज़्यादा मोटा कई लड़कियाँ पसंद करती हैं, अपनी-अपनी चॉइस है, ऐसा नहीं है सबके साथ है, लेकिन अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो आपको भी कैसा चाहिए, लार्जर मोटा चाहिए तो इससे गर्थ ज़्यादा आती है और उसमें थोड़ी-सी नेचुरल कठोरता, प्राकृतिक कठोरता रहती है इसके अंदर, ठीक है? फिर आपका जो डोनर साइट है, डोनर साइट क्या होती है? डोनर साइट इज़ रेफर्ड टू द साइट फ्रॉम वेयर द फ्लेश इज़ टेकन आउट, जहाँ से निकाला जाता है, जहाँ से मांस निकाला जाता है, उसको डोनर साइट कहते हैं। तो वो जो है आपके अच्छे से कंसील हो जाती है, ठीक है? फिर इसमें सेंसेशन अच्छी रहती है। यूरेथ्रोप्लास्टी यानी खड़े होके पेशाब करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसका अच्छी क्षमता रहती है इसके अंदर। अच्छा, इसके नुकसान क्या होते हैं कि स्किन थिकर होती है ना? तो उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनके ज़्यादा वो होता है फ्लैश ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? और जो इसकी सेंसेशन भी होती है, जो सनसनी होती है, वो आरएफएफ जो अभी हम बात करेंगे आर्म वाले जो है, उसके मुकाबले जो है सेंसेशन इसकी थोड़ी-सी कम रहती है। ये आ गया रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप आरएफएफ। तो क्या होता है कि भई जो आपका फोरआर्म है, आपकी जो कोहनी से लेकर के और आपकी कलाई तक का, ये जो भाग होता है ना, ये आप देखिए अपने हाथ में, यहाँ से आपका मांस निकाल कर के और फिर उससे आपका नया पीनिस तैयार किया जाता है, ठीक है? तो एक भाई हैं हमारे ग्रुप पे ही हैं, अंग्रेजी ग्रुप पे, उन्होंने करा रखा है ये और मैंने काफ़ी भाइयों को उनका नंबर भी दिया है, वो जवाब भी देते हैं। मैं जब भी आपसे बोलता हूँ ना, मैं जब भी नंबर देता हूँ, मैं हमेशा एक ही आपसे आग्रह करता हूँ, देयर इज़ ओनली वन रिक्वेस्ट कि पर्सनल सवाल मत किया करिए। उनसे किसी ने पूछ लिया था कि भैया क्या आप आपकी वाइफ़ आपसे खुश रहती हैं क्या? तो बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि भैया ऐसे इस तरह की चीज़ें मत बोला करिए। तो इस तरह के सवाल मत किया करिए। किसी को भी आप ना सवाल करने से पहले ये सोचा करो कि ये सवाल अगर कोई मुझसे करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? हैं? ये सोच करके फिर सवाल किया करो। बाकी मैं ये बता रहा था कि ये हैं, अगर आपको चाहिए, आप करवाना चाहते हैं, जो भाई हैं इन्होंने थाईलैंड से अपनी सर्जरी कराई थी और काफ़ी खुश हैं वो सर्जरी से। पेनिट्रेटिव सेक्स भी अच्छे से उनका होता है। तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि वैसे तो सर्जन खुद ही ध्यान रखते हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखना कि आप जब मांस निकलवा रहे हो हाथ का पीनिस बनवाने के लिए, तो हमेशा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी कि जो आप आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, उस हाथ से निकलवाना। तो अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से निकलवाओ, लेफ्टी हो तो राइट हैंड से निकलवाओ, है ना? अच्छा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए कि इसमें लाभ ये होता है कि भई जो स्किन होती है वो पतली होती है ना? तो दिखने में जो है पीनिस काफ़ी अच्छा लगता है।
अच्छा नुकसान क्या है कि भई जो डोनर साइट है उसको तो आप छुपा ही नहीं सकते। उन भाई के साथ भी ऐसा नहीं, उनको देखते ही सबसे पहले यही पूछते हैं, कहते हैं वो देखते ही सबसे पहले लोग पूछते हैं भाई हाथ पे क्या हुआ? तो मैं बताता हूँ एक्सीडेंट हो गया था। तो वो तो सारी ज़िंदगी आपके जो है निशान रहेगा, है ना? और क्योंकि देखिए कितना आप हिंदुस्तान में तो गर्मी बहुत पड़ती है, खैर हम यहाँ अगर न्यूयॉर्क की बात करें, यहाँ तो साल में 10 महीने ठंड रहती है। तो चलो लंबी-लंबी टी-शर्ट्स पहन के, जैकेट्स पहन के छुप जाता है। बट हिंदुस्तान में तो गर्मी इतनी पड़ती है, टी-शर्ट वी-शर्ट, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के आप लोग घूमोगे तो इसको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? सेंसिटिविटी कम रहती है और जिस हाथ से मांस निकाला गया है, वहाँ से कई बार ऐसा होता है कि आपको काम करने में दिक्कत आ जाती है ना? वो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो गैर प्रमुख हाथ है आपका, जो हाथ डोमिनेंट हाथ नहीं है, उस हाथ से आप ये मांस निकलवाएँ। ये इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। अच्छा, इसको तो बोलना ही इतना मुश्किल है। मस्कुलोक्यूटेनियस लेटिसिमस डोर्सीफ्लैप, है ना? तो ये जो होता है, ये मुझे लगा काफ़ी लोग थाईलैंड में, मैंने जब रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा थाईलैंड में बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका में भी डेट्रॉइट में एक टेक्सास में और डेट्रॉइट में इंस्टीट्यूट्स हैं, जेंडर इंस्टीट्यूट्स, वो लोग भी आजकल ये वाली जो है फेलोप्लास्टी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से इसमें जो है मांस लिया जाता है। वो आप देखेंगे। तो ये जो है स्किन फैट नर्व्स आर्टरीज जो है आपके साइड बैक, अब ये जो आपका जो बगल होती है ना, बगल कांख जिसको बोलते हैं, उससे नीचे हाथ आप जब लेंगे, ये जो पीठ और पेट के बीच का जो इलाका है, यहाँ से जो है मांस निकाला जाता है और फिर वहां से आपकी नई पीनेस तैयार की जाती है। ये आजकल बहुत लोग करवा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक भाई ने मुझसे बोला था तो मैंने ये जोड़ लिया है, हालाँकि बहुत कम लोग कराते हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले ग्रुप पे पूछा था, नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे। एब्डोमिनल के लिए एब्डोमिनल फ्लैप जो होता है, तो ये चौथा तरीका है फेलोप्लास्टी का। सो एब्डोमिनल फ्लैप और इसको सुप्रा प्यूबिक फेलोप्लास्टी भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत डोमिनेंट था, बहुत बहुत डोमिनेंट प्रक्रिया थी, काफ़ी लड़के जो हैं करवाते थे इसको। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं, तो अब बहुत कम लोग जो है ये कराते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान बात क्या होती है कि सबसे आसान है और ये एक रात में एक बारी में हो जाता है क्योंकि इसमें आप खड़े होके पेशाब नहीं कर सकते। तो इसमें जो है यूरेथ्रोलॉजी होती ही नहीं है। तो पेट जैसे आपका जो आपका जो जनांग है ना, जनांग यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसका जो टिप है, वहाँ से लेकर के और नाभि के बीच में जो एरिया है, का जो इलाका है, वहाँ से मांस निकाला जाता है आपका पीनिस तैयार करने के लिए। लेकिन इस पीनिस में ना सेंसेशन होती है, सेंसेशन तो आ जाती है, वो तो मतलब डिपेंड करता है, सेंसेशन का तो बहुत लंबा अलग ही चैप्टर है। लेकिन आप खड़े होके पेशाब नहीं कर सकते और आप पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ एक आपको एक लुक देने के लिए कि हाँ भाई, जब आप बैठ रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, तो आपको मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील ना हो, उसके लिए असहज आपको ना लगे, उसके लिए ये बनाया जाता है। लेकिन इसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लुक, है ना? क्योंकि आप खड़े होके पेशाब नहीं कर सकते हैं, ना आप पेनिट्रेटिव भेदन सेक्स भी इससे नहीं कर सकते और एक रात में ये हो जाता है। तो परेशान इसलिए ये भाई पूछे थे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसके अंदर। इसको भी एक भाई ने करा रखा है डॉक्टर संजय पांडे से, वो भी हमारे अंग्रेजी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और अगर आपको उनसे बात करनी है तो उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा। बट वही मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ज़रा सोच समझ के सवाल करें जब भी करें। अच्छा, अब इसके देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। लेस कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएँ कम होती हैं और पोस्ट ऑप रिकवरी जब सर्जरी के बाद जो है आप अगर बाकी के जो हैं जैसे रेडियल फोरआर्म है या बाकी है, उसमें बहुत खतरे रहते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था, बाप रे! उनके पूरा एकदम जैसे काला-काला हो जाता है ना, वो फंगस टाइप लग जाती है, वो हाथ में पूरी फंगस टाइप की लग गई थी। तो बहुत कल तो ऐसी-ऐसी पिक्चर्स मैंने देखी है ना, इस पीपीटी के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान आपको रखना पड़ता है, बहुत जटिल सर्जरीज़ हैं ये, मतलब। और यहाँ पे एक मेरे जान-पहचान वाले हैं यही न्यूयॉर्क में, उन्होंने अपनी फेलोप्लास्टी कराई थी, तो जब से उन्होंने कराई है उनको करीब 5 साल हो गए हैं, उनका मतलब हॉस्पिटल में आना-जाना लगा ही रहता है, उनको जाना ही पड़ता है। तो फेलोप्लास्टी आप तभी कराएँ अगर मतलब बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं, है ना? नहीं तो अगर मेटोइडियोप्लास्टी करा करके और उसमें टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स करा लें स्क्रोटम के,
तो उससे दिखने में वो अच्छा लगता है। और खड़े होके पेशाब आप कर सकते हैं, अगर आप पैंट थोड़ी-सी उतारेंगे, क्योंकि ज़िप खोल के आप मेरिडिप्लास्टी से पेशाब नहीं कर सकते। तो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए तो ही मैं इसको बोलता हूँ, लेकिन भाई अपनी-अपनी चॉइस है। अगर आप करवाना चाहते हैं बिल्कुल कराइए, है ना? तो ये है। और जैसे मैंने बोला कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर आप खड़े होके पेशाब नहीं कर सकते। और आपका जो है एरोजेनस सनसनी जिसे बोलते हैं ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ बार-बार आपको सेंसेशन, उसका बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये देखिए ध्यान से, जो मैं बार-बार आपको बोल रहा था कि मैंने बहुत सारी जो है 1 सेकंड पानी पीऊँ। अच्छा, तो ये जो है जैसे मैंने 7-8 जो है प्रक्रिया देखी थी, जिसमें से मैंने 3-4 जो हैं आपको अभी बताई हैं, जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर सर्जन्स करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अदर टाइप्स कौन-सी होती हैं? देखिए, बर्ड विंग एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी, इन सबको आप जो है खुद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो है देख लेना, लिख लो, अभी तो यही चल रहा है। तो ये जो है इनको आप खुद वो करिए, या गूगल करिए, और उसके बाद अगर कोई सवाल है ग्रुप पे मेरे को टैग करके पूछो। अच्छा, एक बात और बोल रहा हूँ, मैंने न वो बीच में जब 1 महीने का थोड़ा वो हो गया था गैप, मेरे कुछ 27,000 मैसेज आ गए थे, ठीक है? तो डीएम्स ना करें अभी आप प्लीज़, मुझे जो है ग्रुप पे ही आप टैग करके सवाल करें, क्योंकि मैं अभी डीएम्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो प्लीज़, रिक्वेस्ट, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, ग्रुप पे भी बोल चुका हूँ, फिर आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, डीएम ना करें फिलहाल प्लीज़। अगर कुछ अर्जेंट है जो आप नहीं चाहते हैं सब लोगों के सामने बताना, तो मुझे ग्रुप में टैग कर दीजिए कि अभी भाई प्लीज़ डीएम चेक कर दीजिए, कुछ ऐसी बात है जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ज़रूर चेक करके आपको जवाब दूँगा। लेकिन सामान्य चीज़ों के लिए अभी सिर्फ़ ग्रुप पे ही आप बात करें। अच्छा, तीसरी है फिब्यूला फ्री फ्लैप फेलोप्लास्टी, तो ये भी आप देखिए इसको। किम्स फेलोप्लास्टी है, कोरिया के डॉक्टर हैं डॉक्टर किम, उन्होंने एक नया तरीका निकाला है करने का, ठीक है? ये अलग ही चीज़ है बिल्कुल। तो वो आप जो है इसको आप गूगल करिए। फिर एक है री-इन्वर्टेड एमएलडी, तो वो भी आप, ये 4 तरीके की जो हैं, 4 मैंने आपको बता दी और 4 ये अलग तरीके हैं। तो आप इसको गूगल करिए, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि ये जो है रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप जो मैंने आपको बताया अभी, उसका देखिए, ये मैंने आपको बताया था कोहनी से लेकर के और रिस्ट तक जो है, ये होता है, यहाँ से निकाला जाता है मांस आपका, वो बनाने के लिए, पीनिस बनाने के लिए, ठीक है? फिर लेफ्ट साइड में देखिए, ये एएलटी फ्लैप है। ये जब आपका निकाला जाता है मांस पीनिस बनाने के लिए, ये एक है। फिर रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, ये देखिए, ये यहाँ से निकाला जाता है। तो हमारे भाई जो हैं जिन्होंने ये कराई है रेडियल फोरआर्म फ्री फ्लैप, वो उनका यहीं से निकाला गया था। तो यहाँ फिर आपका ज़िंदगी भर ये निशान रहता है। निशान तो सारे जितने आप देख रहे हैं, हर कहीं ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये आप देखिए, और ये जो है अ, एमएलडी बोल देते हैं भाई इसको। एमएलडी वाला जो है, ये आप देखिए राइट साइड में, यहाँ से निकाला जाता है आपका। लेकिन इसमें जो है कई बार डॉक्टर पहले आपका सीटी स्कैन वगैरह कराएँगे, देखने के लिए कि ब्लड फ्लो तो ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें जो हैं इसके साथ होती हैं एमएलडी के साथ। हुँ? तो ये पिक्चर्स है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि कहाँ-कहाँ से जो है मांस निकाला जाता है। ये देखिए, फिर से आप देख सकते हैं। ये अच्छा, रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अब रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस देखिए क्या होते हैं भई। इन्फेक्शन वो तो होता ही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाई है उनका, जो ये हाथ पे ही जो है पूरा एकदम काला-काला फंगस लग गया था, सारा सड़ गया था उनका हाथ। तो वो इन्फेक्शन के डर रहते हैं, वो तो फिर ख़ैर किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं अभी जो कई भाइयों के टॉप सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई बहुत मेंटेन करें। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो आप किसी भी सर्जरी के बाद, जो छोटी-छोटी सर्जरी होती है, कई लोगों को तो मतलब हर्निया की सर्जरी हो गई, या इस तरह की जो छोटी-मोटी सर्जरी होती है अपेंडिक्स की, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा उसका कारण क्या होता है कि आप सफाई नहीं रखते। तो वो बहुत ध्यान रखें, बहुत सफाई रखें, बहुत साफ रखें, तो इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। फिर आपका जो कई बार ऐसा होता है कि जो नई पीनेस बनाते हैं,
उसमें ये डर रहता है कि वो जो जब वेन्स से जोड़ी जाती है, जब नीचे सिलाई होती है, वेन्स से जोड़ी जाती है, तो उसका फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है ब्लड फ्लो। तो उसमें क्या होता है फिर उसके अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं रहती, फिर वो नीचे कुछ लटक रहा है बस। आप हाथ से उसको पकड़ेंगे, दबाएँगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कुछ चल रहा है कि नहीं। और ये हो सकता है ये काफ़ी बड़ा खतरा है जो इसके साथ पेलोप्लास्टी के साथ रहता है कि उसकी जो है अगर ठीक से जुड़ी नहीं कोशिकाओं से तो खून का जो है प्रवाह ठीक से नहीं होता है और फेलिक लॉस हो जाता है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा जो 10 में से 5 लोगों को विदाउट एक्सैजरेशन हो जाता है, वो होते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो ब्लड फ्लो है, उसकी वजह से स्कार टिश्यूज़ जो होते हैं, अगर आपको जो खून का प्रवाह है, वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, नहीं है, तो स्कार टिश्यूज़ हो जाते हैं और वो मोटे-मोटे जैसे जैसे वो नहीं होती पाइल्स, है ना? बवासीर बोलते हैं हिंदी में, वो उसके जैसा बड़ा लेकिन उससे काफ़ी बड़ा वो उस तरह की चीज़ें फ़ॉर्म हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि आपको पेशाब करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमारे जो भाई हैं जिन्होंने थाईलैंड से कराई थी, उनको यही दिक्कत आई और वो भी सर्जरी के 6 साल बाद। और वो टॉयलेट ही नहीं कर पाते थे, तो उनको अपना जो इम्प्लांट है वो निकालना पड़ता था और फिर सुसु करके फिर वो वापस इम्प्लांट अंदर लगाते थे। तो दिन में सोचो 3-4 बार अगर जा रहे हो, कम से कम 3-4 बार, 5 बार तो हर कोई जाता है। उतनी बार निकालो फिर लगाओ, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को हो जाती है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कि भाई हाइजीन मेंटेन कर लें या कुछ कर लें तो उससे हाइजीन का कुछ लेना-देना नहीं है। वो अपना अंदर ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये काफ़ी लोगों को होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जितने लोगों से बात करी है उसमें से 6 में से 3 भाइयों को ये दिक्कत आई थी। तो इसके लिए कई बार लोग हर साल जाते हैं क्लीनिंग कराने। जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी फेलोप्लास्टी कराई है, वहाँ आप हर साल जाएँ, क्लीनिंग कराएँ और चेकअप कराएँ और देखें कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। है ना? यूरिनरी फिस्टुला तो वो तो जैसे मैंने आपको बताया पाइल्स के जैसा तो ये सब चीजें जो हैं ये इसके रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पेसिफिक टू फेलोप्लास्टी पार्शियल फेलिक लॉस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एंड यूरिनरी फिस्टुला ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं इसके साथ तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि और कॉम्प्लिकेशंस इसी के साथ कि फ्लैप जो आप फ्लैप यानी कि आपकी जो नई पेनिस है, वो फ्लैप जो है उसमें लगाया गया है, तो उसका पार्शियल फेलियर या टोटल फेलियर या लॉस, है ना? तो क्या होता है कि जो टिश्यू आपका निकाल कर के लगाया गया है, जहाँ से भी हाथ, जाँघ या बगल से जहाँ से भी निकाल के लगाया गया है, तो वो क्योंकि वो उसको अपर्याप्त वो रहती है रक्त की जो आपूर्ति होती है, वो अपर्याप्त रहती है, तो उसकी वजह से वो मर जाता है। उसके अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं रहती। तो वो एक है। फिर क्या होता है वूंड ब्रेकडाउन जो घाव टूट जाता है, वो भी मैंने कल देखे थे भगवान इतनी ऐसी-ऐसी पिक्चर्स देखने को मिल रही थी। तो ज़रा ध्यान से अगर करो भी फेलोप्लास्टी का तो ज़रा ध्यान से करना एंड डोंट गेट स्वेट ये मत सोचो कि ये तुम्हारे साथ हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? तो अपना ध्यान रखो और अपने पॉजिटिव माइंड के साथ अगर करोगे सब ठीक होगा। मैं ये सब चीज़ें आपको हमेशा बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि भई क्या-क्या इसके साथ हो सकता है ना? तो ये है वूंड ब्रेकडाउन फिर आपका पेल्विक ब्लीडिंग और पेन कई बार ऐसा होता है कि भाई क्योंकि देखिए सारा नीचे होता है ना वेजिनेक्टमी हो रही है आपका ऊपरेक्टमी है तो फिर ऊपर हो गया वेजिनेक्टमी नीचे हो रहा है बाकी सब चीजें हो रही हैं तो क्या होता है कई बार जो पीछे का जो भाग होता है रेक्टल जिसको बोलते हैं है ना जहाँ से आप दूसरा काम करते हो एक तो आगे मूत्र विसर्जन होता है जो पीछे वाला होता है वहां पे कई बार चोट लग जाती है तो वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है ना उससे आपको बैठने बैठने में दिक्कत आ सकती है और ये सब चीजें हो सकती हैं तो ये किस्मत की बात है ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है हो सकता है तो इसलिए मैं हमेशा आपको जो हो सकता है वो चीजें हमेशा बताता हूँ ठीक है। फिर लैक ऑफ सेंसेशन तो मैंने बताया है कि संवेदना की कमी हो जाती है। भई अगर वो ठीक से जुड़े नहीं हैं या फिर जो है इसकी रक्त की आपूर्ति जो हो रही है वो ठीक से नहीं हो पा रही है ना? तो उसमें भी जो है सेंसेशन जो है मर जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये होता है कई बारी कि जहाँ से आपका मांस निकाला है, वहाँ पे तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। उसमें मतलब उसमें फंगस लग सकती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। और कई बार वहाँ पे जो है नीड रहती है एक एक उसके अंदर जो है आवश्यकता रहती है कि ड्रेनेज बहुत लंबे समय तक आपको लगा के रखना पड़ता है ना? तो वो एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, ये तो हुए उसके।
अब आए यहाँ पे कि जो आपने जहाँ से डोनेशन साइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ से लिया गया है, दाता साइट आपकी जहाँ से मांस निकाला गया है, चाहे वो हाथ है, बगल है, जांग है, जहाँ से भी निकाला गया है, वहां पे क्या होता है कि भद्दा स्कारिंग या जो है उसका रंग उतर जाता है। तो वो वही है कि जब लोग देखते हैं तो पूछते हैं, वो पूछेंगे कि भाई ये क्या हुआ, और वो ऐसा है कि वो जाएगा नहीं। तो ये अपने दिमाग में कभी गलतफहमी मत रखना कि वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, या वो समय के साथ जो है उसमें कुछ और नहीं। ध्यान से सुनो, वो कभी नहीं जाएगा। जहां से भी आपका मांस निकाला गया है, हाथ से, जंघा से, बगल से, वो वैसा ही रहेगा जिंदगी भर। और आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई मेरे को चोट लग गई थी, या मेरे को कुछ वो हो गया था, या कोई कहीं चोट लगी थी, या कोई एक्सीडेंट हो गया था सर्जरी का। वो निशान कभी जाते नहीं है। तो वो है। सो टिश्यू में रेड बम्पी स्किन हो जाती है वहां पे, है ना। और वहां तो ये सब मैंने आपको बताया है अभी। फिर जैसे मैंने बोला कि हाथ से निकाला है, तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ चलना, उसकी जो गतिशीलता होती है जो उसकी, उसमें कमी आ जाती है ना। तो वो हाथ या फिर जांग आपकी, या जहां से भी निकाला है, तो वहाँ चांसेस ऐसे होते हैं कि वो वहां पे थोड़ा काम करना कम कर दे। बंद नहीं होगा, कम कम हो सकता है ना। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता बंद नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है, मैं ऐसे कैसे बोल दूं। लेकिन वही है कि आपको डॉक्टर से, अपने सर्जन से अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। फिर जैसे मोरा दर्द, ब्रूजिंग, सेंसेशन, ये सब चीज़ें आपकी डोनर साइड पे ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पोस्ट सर्जरी, जब सर्जरी आपकी हो जाती है उसके बाद तो आप 4 से 6 हफ्ते तो आपको, मतलब ये मान के चलना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। 4 से 6 महीने आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, बिस्तर पे लेटना है, और उनको हील होने देना है, उनको ठीक होने देना है ना? तो वो आप 4 से 6 महीने आपको लग जाएँगे। अगर आप जैसे कि जिम ट्रेनर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, या आप दिहाड़ी मज़दूर हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है ना, जब बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप जो है 6 से 8 महीना 6 से 8 हफ्ता रुक के जाएँ, यानी कि कम से कम 2-3 महीने। और इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने सर्जन से बात करें। कुछ भी करना है, बिना सर्जन से बात करे कुछ भी मत करना। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है? कोई किसी भी तरह का व्यायाम आप ना करें इसके दौरान। हालाँकि चल सकते हैं, चलना सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और वो जो पेशाब की थैली होती है ना, कैथीटर बोलते हैं उसको, तो वो पेशाब की थैली आपको लगा दी जाती है, तो आप उसी पहले दो 2-3 हफ्ते जो है, उसी के थ्रू आप जो है पेशाब करते हैं। और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद जो है, आपका जो नया पीनिस तैयार हुआ है, आप उससे टॉयलेट करना, मूत्र करना शुरू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप डॉक्टर से भी बात करें, डॉक्टर भी आपको बताएगा, है ना? अच्छा, अम, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 से 3 साल का समय लगता है, सब कुछ एक चरण में नहीं होता, क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत बड़ी सर्जरी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में हो जाएगी। तो आप ये जो है, आप अपने सर्जन से बात करें, स्क्रोटोप्लास्टी, यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन, ग्लैंड्सप्लास्टी, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ क्या-क्या होती हैं। स्क्रोटोप्लास्टी आपके बॉल्स, ग्लैंड्सप्लास्टी जो है आपके जो पीनिस की नोक होती है जहाँ से आप पेशाब करते हैं वो, और यूरेथ्रल कंस्ट्रक्शन, मूत्र मार्ग को लंबा करना, ये सब चीज़ें जो है अपने सर्जन से बात करें। और इसमें कम से कम, जैसा मैं आपको पहले भी 2 बार कॉल्स में बताया है कि हर प्रोसीजर के बीच में 3 से 6 महीने का आप डिफरेंस रखें, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो, शरीर आपका पूरा हील हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरा सर्जरी कराएँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने देखो इसको बोल्ड में कर रखा है कि पेनाइल इम्प्लांट तब तक मत करवाना जब तक आपको नई वाली पीनस में सेंसेशन ना आ जाए, तब तक मत करवाना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, तो बस हाँ, तो इसके साथ ही आज की ये कॉल तो हो गई खत्म। अब आपके अगर कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है अभी यहाँ से सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, प्लीज़ अब पहले हाथ खड़ा करें, एक साथ सब लोग ना बोलना शुरू करें। तो जिसको भी सवाल है, आप लोग जो है अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और मैं आपको बोलूँगा तब आप बोल सकते हैं, ठीक है? उससे पहले जो है मैं ज़रा यहाँ पहले देख लेता हूँ कि यहाँ कुछ सवाल हैं। मिठास अच्छा,
थैंक यू नयन भाई, मैंने बता दिया। कॉल तो ये अब नियमित रूप से नहीं होगी, लेकिन करता रहूंगा मैं। अरे आई लव यू ब्रदर सबको। अच्छा मैं सवालों पे आता हूँ जरा, देखें। अरे नयन भाई, अच्छा यहाँ तो फिर ज्यादा सवाल मुझे दिख नहीं रहे हैं। भैया जेनिथ क्लिनिक वाले बोलते हैं सबसे बेस्ट है, कौन सी वाली सबसे बेस्ट है गैलेक्सी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछो तो मैं RFF बोलता हूँ, मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया है, स्ट्रिक्टली माय पॉइंट ऑफ व्यू। रेडियल फोर आर्म फ्लैप जो है वो सबसे बढ़िया है, और उसमें सेंसेशन भी अच्छी रहती है, आप खड़े होकर पेशाब भी कर सकते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्स भी कर सकते हैं, और स्किन पतली होती है, तो सेंसेशन अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया है। भाई फेलोप्लास्टिक में से सेक्स सेंसेशन मतलब खुद को सेंसेशन फील कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे भाई जो हैं जिन्होंने थाईलैंड से कराया है, वो जो पेनिट्रेटिव सेक्स करते हैं तो बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम ऑर्गेजम होता है उनको, तो बिल्कुल, और वो मास्टरबेट भी करते हैं तो उसमें भी काफी उनको जो है पूरी तरह से ऑर्गेजम होता है उनका। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेक्स सेंसेशन आपको नहीं होगा, है ना। और किस हद तक होगा वो तो सर्जरी पे निर्भर करता है, आपके अपने शरीर पे निर्भर करता है, आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो ठीक से आपस में मिली हैं कि नहीं मिली हैं उस पे निर्भर करता है। तो हजार चीजें हैं जिन पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेंसेशन नहीं होगी। सेंसेशन छोड़ो, आपको पूरा फुल ब्लोन ऑर्गेजम होगा, ऑर्गेजम आप कर सकते हैं, जो कि मेटोडिप्लास्टी के साथ संभव नहीं है पेनिट्रेटिव सेक्स में। भैया आप थाईलैंड का कॉस्ट बताने वाले थे, बता दीजिए। थाईलैंड में जो भाई ने आज से 6 साल पहले कराया था, अभी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ गया होगा, तो उनका करीब कुछ 9 लाख रुपए खर्चा आया था, है ना। मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, और बाकी जो है मैं छोटा सा वीडियो बना करके सब जगह के कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन सा है, यूट्यूब पे डालूंगा कुछ दिनों में, तो यूट्यूब पे आप जरूर उसको देखें, ठीक है। भैया एज के साथ पीनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं ऐसा, मतलब मेरे सुनने में तो नहीं आया है। ऐसा तो तुम बोलो कि भाई अगर हमने जो टॉप सर्जरी कराई है तो एज के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वही है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिक्चर्स का प्रॉब्लम रहता है, तो वो सफाई कराने आपको जो है जाना पड़ेगा। वो एक प्रॉब्लम फेलोप्लास्टी के साथ जो है वो रहता ही रहता है ना। अच्छा तो ये हो गए यहाँ के सवाल। अब पूछो, किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी को कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ लो। भैया इंडिया में कौन से सर्जन अच्छे हैं, इंडिया में कराना अच्छा होता है या अदर कंट्रीज में? अच्छा तो ऐसा है कि देखो इंडिया में अब होने लगा है, पहले तो सब बाहर ही जाते थे कराने के लिए, है ना। सो तो क्या है कि अगर आप इंडिया में कराएंगे, देखिए दो तीन सर्जन हैं जो अलग अलग, जिनकी टेक्निक्स हैं अलग अलग, जो करते हैं। तो उसमें आपका सबसे ऊपर आते हैं डॉक्टर संजय पांडे। ये आपके वहाँ बैठते हैं कोकलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में, और वो करते हैं अब्डोमिनल फ्लैप, ठीक है। और दिल्ली में हमारे जो हैं डॉक्टर नंदा, जो टॉप सर्जरी भी करते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में जो है फेलोप्लास्टी करनी शुरू करी है। तो उनको मैं कोशिश करूंगा बुलाऊं एक दिन, और आप लोग जो है उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो भी आकर के अपनी एक पीपीटी दिखा देंगे आप लोगों को, जैसे मैं दिखाता हूँ, और फिर आप जो है उससे वो कर सकते हैं। तो ये दो लोग तो हैं इंडिया में, मेरे को पता है करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थाईलैंड में एक इंस्टीट्यूट है कमोल, डॉक्टर कमोल का इंस्टीट्यूट, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। वो काफी इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो वो आप कर लीजिए, है ना। इसके अलावा यूरोप में होता है, बेलग्रेड में होता है, और आपका जो है नेदरलैंड्स में होती है ये सर्जरी, बट वहाँ बहुत महंगी होती है, तो वहाँ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको यूरोप जाके और रहने का खर्चा ही आपका 2-3 लाख रुपए हो जाएगा। उसके अलावा फिर सर्जरी का खर्चा, तो मतलब आप 10-15 लाख रुपए मान के चलो कि इतना आपका खर्च हो जाएगा अगर आप यूरोप जाओगे तो, है ना। तो वहाँ देख लो आप, वन कृष्णा टू हंड्रेड्स ऑफ अर्जुन, एक ओ अच्छा अरे भाई मतलब सब भगवान की कृपा है, ऐसे मत बोलो।
अच्छा, अगला भाई यूएसए में किसी ने फेलोप्लास्ट आई लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भाई यूएसए में किसी ने फेलोप्लास्टी कराई हो तो बताओ और कॉस्ट कितना है? भाई मैंने आपको बताया उस समय कि मैं जानता हूँ एक भाई जिन्होंने कराई है, तो करीब 30 से 50 लाख रुपए के बीच में यूएस में आपकी फेलोप्लास्टी हो जाएगी। 30 से 50 लाख रुपए आपका पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप सर्जरी ही करीब-करीब 15 लाख रुपए में होती है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका आईएनआर जो है उससे यूएसडी जो है, मतलब एक यूएस डॉलर जो है वो मेरे ख्याल से 77-78 रुपए का है। तो उस हिसाब से फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ आके कराने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो मना करूँगा कि यूएस तो कभी मत कराना आकर के, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप या तो इंडिया में ही कराओ या फिर थाईलैंड में कराओ। दोज़ आर द बेस्ट 2 प्लेसेस। अच्छा भैया, मतलब कि सिसमैन जैसे ही लाइफ एंजॉय कर सकते हैं आफ्टर दिस सेक्स लाइफ एंड वर्किंग लाइफ, बिल्कुल एकदम अगर ढंग से सब कुछ होता है, प्रोसीजर एकदम ढंग से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे भाई हैं ग्रुप्स में, इंग्लिश ग्रुप में हैं, हिंदी ग्रुप में नहीं है। वो उनका यही है, उन्होंने तो सर्जरी कराई और उसके बाद उनका बिल्कुल वाइफ है, सब कुछ एकदम ढंग से मस्त चल रहा है बिल्कुल। और बहुत बढ़िया है। तो यस, एकदम सिसमैन जैसा ही है, बट हाँ, ये मत समझना कि तुम्हारे बच्चे हो जाएँगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्पर्म नहीं होते हैं ना, तो बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वर्किंग लाइफ से इसमें क्या फ़र्क आएगा मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। अगर कुछ स्पेसिफिक पूछ रहे हो तो वो पूछो। भाई, इस दिन एक प्रॉब्लम जो फ्यूचर में फेस करना पड़े अगर मेटोइडियोप्लास्टी कराते हैं तो, जैसे फेलोप्लास्टी में हर साल हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है। देखो, मेटोडिप्लास्टी ऐसा मैंने सुना तो नहीं है अभी तक। बहुत ही क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। एक बारी का तो ऑपरेशन है, ठीक है? रात में ऑपरेशन हो जाता है, अगले दिन वो लोग घर भेज देते हैं। और अगर आप मतलब सेम सिटी में नहीं रहते हो तो आस-पास रहो 10 दिन, 15 दिन, और उसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा मेटोडिप्लास्टी के बाद मैंने सुना नहीं है। भैया प्लीज़ फ़ॉरेन के टॉपिक पे एक ज़ूम हो सकती है? हाँ, मैं करता हूँ। मैं इसको बताता हूँ, मैं करता हूँ। अब तो ख़ैर वेडनेसडे कॉल्स तो आज से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे जब भी मेरे को समय मिलेगा, महीने में 1 बार, 2 बार या 3 बार, जब भी हो पाएगा, मैं ये कॉल्स करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा। तो बस कीप अ लुकआउट, क्योंकि वो कहीं पे भी आप चाहे इंस्टाग्राम पे हमें फ़ॉलो कर रहे हैं या फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर रहे हैं या आप हमारा यूट्यूब चैनल फ़ॉलो कर रहे हैं या आप ग्रुप पे हैं, उसमें हमेशा मैसेजेस मैं भेजता रहता हूँ। तो पिन्ड मैसेजेस जो होते हैं ना, जो पिन्ड मैसेजेस होते हैं, उनको हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि पिन मैसेजेस सिर्फ मैं ही करता हूँ ग्रुप में, है ना? उसको ध्यान से पढ़ा करो। But there will always be more bulge with fellow. Oh, definitely, there is no comparison. If you're comparing it to meteoroplasty, definitely there's going to be bulge with meteoroplasty. There is no bulge. You have to wear the packer with meteoroplasty. So definitely there's bulge with fellow. There's no bulge with meteoroplasty. सर्जरी के बाद एक सिसमेन जैसे मास्टरबेट करते हैं वैसे ही हम भी कर सकते हैं, या कुछ डिफरेंस आ जाता है इजैकुलेशन को छोड़ के? सिर्फ इजैकुलेशन का ही फर्क होता है और कुछ भी फर्क नहीं है। आपको वैसे ही बिल्कुल अच्छी सी फीलिंग आएगी, सेंसेशन आएगी और ऑर्गेज़्म भी होगा। सिर्फ इजैकुलेशन नहीं होता। थाईलैंड में जिसने करवाई है उसका नंबर मिल सकता है भाई। हाँ, मिल जाएगा। आप ग्रुप में जो है मेरे को टैग करके लिख दीजिए और मैं आपको डीएम कर दूँगा, क्योंकि मैं नंबर उनका ऐसे हर किसी को नहीं देता। Isn't meteoroplasty better than phalloplasty? With meteoroplasty, one can get natural hard-ons. Yeah, but with what? Less than an inch yeah, long penis? What would you do with that? You cannot pee standing, you cannot do penetrative sex, but definitely you can do oral sex. And oral sex is also pretty good with meteoroplasty, but that's the only thing that you can do. But if you want to do penetrative sex with meteoroplasty, you'll have to use a hard play, mm, you know, a sex toy, because you cannot have penetrative sex with meteoroplasty. But definitely, it has the natural sensation because it's made out of your own clitoris. There are no external devices attached to it, so definitely, I mean, the sensation is way better, but a hard on would be like less than an inch. So what your priorities are, it totally depends upon that. मेटा के बाद फेलो सही रहती है, इसके बाद बारे में कुछ बताइए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लोग कराते हैं। पहले मेटोइडियोप्लास्टी करा लीजिए, कम से कम जो है आप घर में और जो है खड़े होके पेशाब कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं उससे, है ना? तो वो सब आप जो है कराते हैं, तो काफ़ी लोग करा लेते हैं और उसके बाद जो है
आप फेलोप्लास्टी करा सकते हैं 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आपके पास पैसे हों, आप वो करा सकते हैं। लेकिन वही अभी एक भाई भी जो ऊपर अंग्रेजी में पूछे थे, वो यही है कि उससे कुछ मेटोडिप्लास्टी आप करा सकते हैं, लेकिन वो भाई भी जिन्होंने कराई हुई हैं, वो जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो पैकर लगा के जाते हैं, है ना? तो इसका ध्यान रखें। भैया फॉरेन के टॉपिक में कई भाई इंटरेस्टेड हैं ग्रुप के, प्लीज थोड़ा जल्दी प्लान करना। भाई जैसे ही समय मिलेगा मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। मुझे भी देखना पड़ता है ना, वेडनेसडे कॉल मैं खत्म ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना संभालना। तो अब जो भी कॉल होंगी वो सैटरडे संडे को ही करूंगा मैं, ताकि मतलब मेरे पास भी समय हो और आप लोग भी आराम से जुड़ सकें। भाई कैन यू प्लीज गिव मी योर नंबर? हाँ, मेरा नंबर आप सुख से, खुशवत से, किसी से भी ले लीजिए। ये लोग दे देंगे आपको नंबर। भैया क्या इंग्लिश बोलते हो आप, गजब। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भैया, पुलिस ऑफिसर की जॉब के लिए इसमें प्रॉब्लम के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें फील्ड वर्क बहुत होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि पेन हो सर्जरी के 4 साल बाद आफ्टर दिस? भाई हो भी सकता है, अभी इतना बड़ा पीपीटी आपको समझाया, इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई मोहित ठाकुर? जो भी है इसके साथ, जो भी चीजें हैं सब तो समझा दी हैं। आपका आपका स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछिए। भाई दिक्कत आ सकती है 4-5 साल बाद, नहीं उसी साल, जिस साल है उसी साल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने बोला। अभी समझाया ना आपको क्या क्या रिस्क है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन। तो वो आप देख के करवाएं। और इसके अलावा मोहित ठाकुर अगर कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि ये तो जो आप पूछ रहे हो तो मैंने समझाया है सारा, अभी इतने इतने विस्तार में समझाया है। भाई आई एम न्यू, आई डोंट नो एनीवन। अच्छा तो मैं आपको पर्सनल मैसेज करता हूँ, रुको। ये लो मेरा नंबर। आप ग्रुप में जुड़े हुए हो अर्जुन भाई? अच्छा, अंशु मैम के साथ एक कॉल रिपीट करने वाले थे, अगर हो सके तो प्लीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हम प्लान करेंगे उसको। इसी के लिए मेरे को थोड़े से वॉलंटियर्स चाहिए, जो भाई ऐसे जैसे मैं कॉल करता हूँ ना, ऐसे कोई भाई वो कर सकते हैं क्या? क्योंकि पीपीटीज पड़ी हुई है हमारे पास, जस्ट मेरे पास अब थोड़ा समय कम रहता है आजकल। तो अगर कोई भाई कर सकते हैं तो जरा जरूर करें, या मुझे फोन करें तो मैं आपको पीपीटी वगैरह सब दे दूंगा। बस इस तरह बोल करके समझाना है, या इंटरव्यूज करने हैं, जैसे लोग आ रहे हैं उन लोगों को। अगर कोई ऐसा कर सकता है वॉलंटियरिंग, तो जरूर मुझे बताइए। भैया ट्रांसपेरेंट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बाकी लड़कों को देख के कॉन्फिडेंस लो होता है इन कॉलेज, क्या करूं? भाई वो हमारे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। आप मुझे, आपको लगता है मुझे नहीं होता? मुझे तो जलन होती है पूरी, फुल ब्लोन जेलसी, ईर्ष्या देख के कि भाई कितनी अच्छी लाइफ है, हम साले यहाँ पे जो है अपना इतना रोज हर हफ्ते इंजेक्शन लगाओ, फिर सर्जरी कराओ, 50 चीजें। बट इसका एक ही इलाज है कि भगवान में विश्वास रखिए। वो सिर्फ एकमात्र चीज है जो आपको मदद करेगी, कि भगवान ने अगर ये जिंदगी दी है ना, तो कुछ सोच कर दी है। और ईश्वर उतनी तकलीफ देता है जितनी आप झेल सको, उसके ऊपर नहीं देता। तो बस ईश्वर में विश्वास रखो, मंदिर जाओ, पूजा करो, है भगवान का नाम जपो। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी खुद की जिंदगी में जो है ना, नहीं तो जैसे मैं फील करता था ना, जब मैं 21-22 साल का था, 23 साल का था, जिस तरह से मेरी फीलिंग थी ना, मुझे भी ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूं। लेकिन नहीं किया, सिर्फ भगवान का सोच के कि भगवान ने जिंदगी दी है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है, तो जैसी भी है ना, इसको अच्छे से जीना है। तो बस भगवान में विश्वास रखो, ईश्वर पूजा करो, मंदिर जाओ, जैसा मैं बोलता हूँ। इन सब चीजों से बहुत आपको फर्क पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और बाकी कुछ कर नहीं सकते इसके साथ आप, समझौता करिए कि ये तो है जो है, ये ऐसा ही है, लाइफ तो ऐसी चलनी है। अच्छा ठीक है। भैया मेट्रो में स्किन थोड़ा ज्यादा लेकर डॉक्टर नहीं बना सकते क्या पीने से? नहीं, मेट्रो एटोप्लास्टी बिल्कुल अलग है और फेलोप्लास्टी बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। मेरियोडिप्लास्टी सर्जरी होने के बाद उसके ऊपर एसटी भी पहन सकते हैं, उससे सेक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ओम पटेल, मैंने यही समझाया अभी कि आप मेरियोडिप्लास्टी के बाद पेनिट्रेटिव सेक्स तो आप कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको हमेशा हार्ड ऑन सेक्स टॉय यूज करना ही पड़ेगा। भाई अभी तक कहाँ के डॉक्टर्स का रिजल्ट बेस्ट है? थाईलैंड। थाईलैंड के डॉक्टर्स का रिजल्ट सबसे अच्छा है शिवन। भैया मुझे भी आपका नंबर चाहिए। तुम ग्रुप पे हो अलवी रहमान? ग्रुप पे ले लो। अच्छा, ग्रुप पे ले लेना नंबर है। भाई थैंक यू फॉर नंबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भैया अपना नंबर मुझे भी दे दीजिए।
अरे यार ये नो व्हाट, ये लो मैं सबको दे देता हूँ, लो ये रहा नंबर। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरे को डीएम्स मत करना, जो भी है ग्रुप में ही लिखना, क्योंकि मैं डीएम नहीं चेक कर पा रहा हूँ। अभी मैंने दे दिया, उसके बाद भी 2-3 हजार मैसेज बचे हुए हैं, 27 हजार में से 3 हजार मैसेज अभी बचा हुआ है। ये रहा मेरा नंबर। और इसमें जो है, इसी नंबर से मैं जो है उस पे हूँ टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप मत करना, मैं व्हाट्सएप नहीं चेक करता हूँ। प्लीज डू नॉट व्हाट्सएप मी, मुझे व्हाट्सएप मत भेजें, मैं व्हाट्सएप नहीं चेक करता हूँ। मैसेज करना हो तो मुझे सिर्फ टेलीग्राम पे ही करें। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे हो। अ, भैया कॉलेज में लड़की धोखा दे के दूसरे से लड़कों के साथ रहती है, बहुत गुस्सा आता है, ऊपर से मैंने पहनने रहता हूँ, घुटन होती है, क्या करूँ? भाई मैंने वही बताया ना तुमको, देखो इन इन सब चीजों के बहुत सारी चीजें हैं, दोस्तों से बात करते रहो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, भाई हैं 800, उन लोगों से बात करो, तुम्हारी जैसी स्थिति है वैसे और लोगों की भी स्थिति है, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कॉलेज में, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस सिचुएशन में, बट वही है कि अब दिया है भगवान ने, तो फिर ये तो इसके साथ जीना ही है ना? और बहुत ज्यादा बाइंडर मत पहनो, मैं भी नहीं पहनता था, बहुत ज्यादा बाइंडर मत पहनो, और जितना जल्दी हो सके अपनी टॉप सर्जरी कराने की कोशिश करो, है ना? अच्छा, हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो गया फिर आज का कॉल तो। और इसके अलावा अगर किसी के सवाल रह गए हैं, तो ग्रुप में आप जो है मेरे को टैग करके और बोलो, डीएम मत करो थोड़े समय के लिए, लेकिन टैग करके ग्रुप में मेरे को सवाल लिख सकते हो, और मैं आपको वहां पे जवाब जरूर दूंगा। व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप मैं नहीं चेक करता हूँ। आप टेलीग्राम पे ही मुझे मैसेज करना, ठीक है? भाई कैन आई प्लीज टॉक टू यू अबाउट अ सीरियस सिचुएशन ऑफ माय लाइफ? प्लीज प्लीज, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट। आप मैसेज करें मुझे टेलीग्राम पे, और ग्रुप पे टैग करके लिख देना कि भैया कुछ पर्सनल है, मैसेज चेक कर लीजिए, मैं जरूर चेक करके जवाब दूंगा। सवाल ही नहीं उठता कि नहीं दूं। तो जरूर करना। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है। ब्रदर यू आर डूइंग रियली ग्रेट थिंग, इतना टाइम निकाल कर अपने टाइम को इंडिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग, लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सिर्फ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं जब आपकी उम्र का था तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं तो सोचता था मैं लेस्बियन हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ट्रांस हूँ। तो मैं इसीलिए ये सब कॉल्स वगैरह करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना? बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग भी जो है सबकी मदद करें, जिसकी जितनी मदद कर सकें, उतनी आप सबकी मदद करा करें, ठीक है? शिवन भाई, थाईलैंड के बेस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह का जो है वो मैं बना के छोटा-सा जैसे बोल रहा हूँ, वो यूट्यूब पे डाल दूँगा मैं एक वीडियो। तो यूट्यूब ज़रूर आप देखते रहें, ठीक है? आपसे बात करके सुसाइड करने की कोशिश से बच गया, मुझ में हिम्मत आई आपसे बात करके। आई एम वेरी ग्लैड ब्रदर। बिल्कुल कभी भी ऐसा तो सोचना ही नहीं मत, ज़िंदगी देने की तो सोचना ही नहीं है कभी भी, ठीक है? चलो भाई फिर ठीक है। ग्रेट, ऑल राइट, चलो फिर ठीक है, आज का कॉल यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का आखिरी कॉल था ये वेंसडे का, 2.25 साल के बाद मैंने ये कॉल बंद कर दिए हैं। जिसका ये मतलब नहीं है कि कॉल्स नहीं होंगे, कॉल्स समय समय पे होते रहेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को करूंगा, गेस्ट्स बुला के करूंगा, और दूसरे भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे कॉल्स तो चलते रहेंगे, लेकिन अब ये नियमित नहीं होंगे, जैसे हर नियमित तौर पे मैं हर बुधवार को करता था ना, वो नहीं करूंगा, लेकिन कॉल चलते रहेंगे। प्लस जहाँ भी आप देख रहे हो क्या कहते हैं, आपकी जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या फिर आपका यूट्यूब है, उसको ध्यान से देखते रहें, उस पे ज़रूर आप लोग जो है मैं सारे मैसेजेस वहीं पे डालता हूँ कि अगले कॉल कहाँ होंगे, कौन डॉक्टर आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं वहीं पे बताता हूँ, तो ज़रूर देखें। और अगर किसी को कुछ बोलना है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आज की कॉल जैसे मैंने बोला लास्ट कॉल है, और फिर मिलते हैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है? और बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे भी मतलब मैं इसीलिए करता हूँ कि आप लोगों की मदद हो जाए, और आप जब ऐसे प्यार से बोलते हो मेरे को इतनी सारी चीज़ें, कृष्णा बुला रहे हो हैं, एल्डर ब्रदर, इतना प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए करता हूँ कि बस मेरे छोटे भाइयों की सारी मदद हो जाए, बड़े भाई भी हैं कई, तो उन लोगों की मदद हो जाए, नैन भाई हैं मेरे बड़े भाई, तो मदद हो जाए बस सबकी। और आप भी ऐसी हर किसी की मदद करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो बाहर कौन करेगा? हमारा परिवार जो है ना, ये सबसे बड़ा परिवार है, हम सबसे बड़े हैं, उसके बाद ही सब कुछ है, ठीक है? चलो भाई फिर, ओके, लव यू ऑल, आई लव यू ऑल।
है ना? और ग्रुप पे हुई, वहीं पे आप जो है मुझसे जो भी है सवाल करते रहें, एंड टॉक टू यू गाइस सून। बाय देन, बाय एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। ओके, बाय एवरीवन। विशाल, कॉल बंद कर दे भाई। ठीक है भाई। हाँ, ओके।